8 बज रहे हैं और हम लोग अभी रेडी हैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। और बस अब हम लोग अपने होटल से निकलने वाले हैं और कुछ ही देर में जगन्नाथ टेम्पल पहुंचने वाले हैं। और यहाँ का जो व्यू है सुबह का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और कितनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की। लेकिन गर्मी भी अच्छी खासी है यहाँ पे, तो आप जब भी आइए, अगर इस मंथ में आप आ रहे हो जनवरी में फरवरी में, तो ठंडे के लिए बस एक शॉल ही काफ़ी है, क्योंकि रात में थोड़ा बहुत है, लेकिन दिन के टाइम पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी धूप खिली है और लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं सब जगह। और यहाँ छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं जो अभी कुछ ही देर में ओपन हो जाएंगे। कुछ तो ओपन हैं, चाय वगैरह के जो स्टॉल हैं वो सब ओपन है, लेकिन कुछ देर में सारे के सारे ओपन हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये व्यू। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट मिलते हैं श्री जगन्नाथ जी के टेम्पल में और देखते हैं वहाँ पे कैसी व्यवस्था है और पूजा पाठ कितनी जल्दी से हो पाता है हमारा। उसके बाद हम लोग फिर से बात करेंगे। हमारे होटल से ये मंदिर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, इसलिए हमने ऑटो किया और यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पहुँच के पता चला कि आसपास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बहुत क्या चीज़ें बन रही थी उसका तो आइडिया नहीं था, पर कुछ चीज़ें बन रही थी और हमें थोड़ा सा बाहर वेट करना था, क्योंकि जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि 10 बजे जो है जगन्नाथ बाबा का नाश्ता होता है, तो नाश्ता के बाद आप अच्छे से दर्शन कर पाओगे, नहीं तो आपको बाहर से ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने वेट किया और इसी बीच हम लोग आसपास का घूमने लगे कि क्या क्या है। तो आसपास आपको बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे मंदिर मिल जाएंगे और इस मंदिर के 4 द्वार हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हम लोग दक्षिण वाले द्वार के पास खड़े थे और उनके बगल में ही ये हनुमान जी का बहुत ही बड़ा मंदिर था। बहुत ही बड़े वाले हनुमान जी थे दक्षिण दिशा की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने कैप्चर किया। और आपको मंदिर के अंदर का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मोबाइल जो है वो आपको बाहर ही जमा कर लेना होता है। और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद हमारा दर्शन हो चुका था और हम वापस होटल की तरफ जा रहे थे प्रसाद वगैरह लेके। और इतनी शांति मिली अंदर कि मत पूछिए, मोबाइल तो आपको बाहर ही जमा कर देना है। तो अंदर जो है ना वो एकदम सुकून सा, बाहर एकदम। तो फाइनली हम लोगों को दर्शन हो गया जगन्नाथ भगवान जी का और हम लोग अभी होटल आ गए हैं वापस। और मंदिर के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा व्यवस्था है अंदर में और बहुत जल्दी दर्शन हो जाता है 15-20 मिनट के बाद। बस आपको टाइमिंग मेंटेन करने की ज़रूरत है कि किस टाइमिंग पे उनका ब्रेकफास्ट होता है, मतलब जगन्नाथ जी का ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, उस टाइमिंग को मेंटेन करने की ज़रूरत है। बाकी मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी मंदिर है, मतलब साफ़ सुथरा किया हुआ है, एकदम पूरा क्लीन मंदिर है। टोटल मिला के हम लोगों को लगता है 2 से ढाई घंटा टाइम लगा, क्योंकि हम लोग जिस टाइम पे गए थे वो उनका ब्रेकफास्ट का टाइम था, मतलब नाश्ते का टाइम था, भोग का टाइम था। तो इस वजह से हम लोग को 2 घंटा रुकना पड़ा। अगर हम लोग यही 10 बजे जाते तो तुरंत आधे घंटे में ही सारा कुछ दर्शन होके हम लोग वापस आ जाते। तो आपको कैसा लगा मंदिर? मतलब मंदिर कैसा लगा? क्या मंदिर तो सबको अच्छा लगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब मंदिर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन व्यवस्था कैसी लगी ये बताइए। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, आप पहले भी जा सकते हैं। पहले जाके उनके जो मंदिर के सराउंडिंग में काफ़ी सारे मंदिर हैं, हर भगवान के, जितने भगवान के आप नाम भी नहीं सुने होंगे उतने भगवान के मंदिर हैं, सब आप एक बार दर्शन कर सकते हैं, जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि बाहर इतनी चिल गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मंदिर के आप अगर प्रांगण में आप इंटर करते हो ना तो इतना सुकून, इतनी शांति है। मोबाइल आपको बाहर ही जमा कर देना होगा, मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, कैमरा आप नहीं ले जा सकते हो, जूते चप्पल बाहर ही आपको जमा करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जब रख देता है इंसान तो उसके पास सिर्फ फ्री टाइम बचता है कि ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि मोबाइल आज के लाइफ में सबसे ज़्यादा इंटरफेयर करता है इंसान को। तो इसलिए ये व्यवस्था सही है कि मोबाइल आप बाहर रख दो, फिर अंदर क्या होता है, इंसान एकदम पूरा खाली मन से बैठता है और उस समय जो सुकून मिलता है ना, वो मतलब शायद हम लोग वो भूल गए हैं। तो वो वाला जो सुकून है वो बहुत अच्छा वहाँ पे है। आप वहाँ के जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे आप घूमिए, बहुत सारे टेम्पल्स हैं छोटे छोटे, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हो। तो फाइनली अभी हम लोग होटल आ गए, यहाँ से अब हम लोग कहाँ जाते हैं, पहले खा लेते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है भूखे रहे रहे।
तो पहले खाने के बाद फिर हम लोग का क्या प्लान होता है, फिर उसके बाद हम लोग आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, 12 बज चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो खाने से पहले कुछ तो पेट के अंदर चला जाए। तो हमने ऐसे ही खीरा खाया, क्योंकि खीरा यहाँ पे बहुत मिल रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर में, और हम लोग फिर रेस्टोरेंट की तरफ गए। रेस्टोरेंट में हम लोगों ने फिर खाना खाया। फिर हम लोगों ने एक गाड़ी बुक की, जो कि हमें, क्योंकि कोणार्क जाना था हमें सन टेम्पल देखने के लिए, तो हमने वहाँ पे एक गाड़ी बुक की। अगर आपको भी इस तरीके का कार बुक करना है तो आपको 1700 रुपये से लेके 2000 तक आपको पर्सनल गाड़ी वहाँ पे मिल जाएंगी टूर एंड ट्रैवल के थ्रू, तो आप जा सकते हो। तो वहाँ से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे था सन टेम्पल। तो हम लोग उसके लिए निकल गए। जाने में एक घंटा लगता है अप्रॉक्स, और आने में भी 1 घंटा आप मान के चलो, और वहाँ घूमने में भी आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू कोणार्क टेम्पल। पहले पेट पूजा, क्योंकि दर्शन के बाद अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया। उसके बाद हम लोग जाएंगे कोणार्क टेम्पल, और उसके आसपास भी भैया पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या मंदिर है, वहाँ भी जाएंगे। तो सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे। कोणार्क जाने वाले रास्ते में भी आपको साइट सीन बहुत सारे मिल जाएंगे, बीच वगैरह मिल जाएगी। जिस बीच के किनारे हम लोग रह रहे थे उसको गोल्डन बीच कहते हैं, और इधर वाला जो बीच अभी आपको दिखने वाला है, यहीं पे जो वो तूफान आया था फनी, तो यहीं पे उसका लैंडस्लाइड हुआ था, मतलब यहीं पे आके वो रुका था। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा तबाही आपको देखने को मिलेगी अभी तक में। तो यही वो जगह है जहाँ पे फनी का लैंडफॉल हुआ था, इसी बीच पे, जो बीच अभी आपको करेंट नाउ दिख रहा है वीडियो पे। तो ये कोणार्क जाने वाले रास्ते में आपको पड़ता है, और हम लोग अप्रॉक्स 1 घंटे के बाद कोणार्क पहुँच गए। और कोणार्क मंदिर में एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग पूरी में थके नहीं थे दर्शन करने में, लेकिन यहाँ जहाँ पे पार्किंग लगती है गाड़ी की, वहाँ से अप्रॉक्स आपको 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा पैदल, तब जाके आपको कोणार्क सन टेम्पल देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से पैदल धूप में चले थे, मतलब इतना सर में दर्द हो गया था कि मत पूछिए। फाइनली कुछ टेम्पल वो दिखने लगा था। अभी यहाँ पे पूजा वगैरह बंद है, क्योंकि मूर्ति जो है किसी तरीके से खंडित हो गई थी, इस वजह से अभी यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं है। लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में ये बहुत ज़्यादा फेमस है सन टेम्पल जो है यहाँ का। और अगर आपको यहाँ की हिस्ट्री वगैरह जाननी है तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको वो सुनने को मिल जाएगा। आप चाहे तो आप गाइड भी ले सकते हो, या अगर आपको इसकी हिस्ट्री जाननी है तो इसका एक अलग से थिएटर है, वहाँ पे जाके आप हिस्ट्री इसकी देख सकते हो बुक करके अपने टिकट को। और आसपास आप देख रहे हो कितना सारा लोकल मार्केट है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर पानी वगैरह या कुछ भी शॉपिंग करनी है लोकल, तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको गाइड यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और टिकट जो है 40 रुपीज़ पर पर्सन लगता है अंदर जाने में। ये टिकट काउंटर है, तो अगर आपको 40 रुपये देना है और तब आपकी एंट्री होगी वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टिकट लिया और अंदर की तरफ चल पड़े। और मंदिर जैसे जैसे टेम्पल के नज़दीक आ रहा था, मैं बस देख के आश्चर्यचकित थी कि कैसे लोगों ने पहले के ज़माने में इसको बनाया होगा। आप चाहे तो यहाँ वीडियो पॉज करके इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और इतना ज़्यादा महीन कलाकारी और इतना ज़्यादा पत्थर की जो कलाकारी होती है वो की गई है ना, कि मतलब देख के आप अचंभित रह जाओगे कि उस समय ना तो पत्थर चढ़ाने के लिए कुछ था, मतलब ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी नहीं था, तब भी इतने ऊंचे ऊंचे पत्थर कैसे चढ़ाए जाते थे। तो लोग कहते थे कि जब पानी था आसपास में तो पानी के ज़रिए यहाँ पे पत्थर ले जाया जाता था। और इतनी ऊंचाई पे बनाना मतलब अनबिलीवेबल है, ये विश्वास करने लायक नहीं है कि कैसे ये लोग बनाते थे उस ज़माने में, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। हम लोग गलत चढ़ गए क्या? मेन टेम्पल वो है। चलो चलो, अच्छा हो कि उतना सीढ़ी नहीं चढ़े थे। दर्शन तो नहीं करने दे रहा। बैग रख दो, बैग रख दो। मूर्ति पूजा होती है, मूर्तियाँ टूट गई हैं सब, इसलिए पूजा नहीं होता। मूर्ति मूर्ति पूजा नहीं की जाती हिंदू मैथोलॉजी में, इसलिए तो हमें लग रहा है ये लिफ्ट टाइप की बनाया जा रहा है। दैट टाइम में क्रेन कभी कुछ नहीं था ना, देखो इतना खर्च किया, इतना बड़ा चीज को ऊपर से उठाया गया था।
ना बिना किरण से और ये ऐसे परिक्रमा करके जा रहा आ रहा है, हम लोग ऐसे जा रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया में है ना चक्र। कितना विशाल है। मैं चूँकि हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, मैंने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री जानती हूँ कि इसकी स्थापना जो है वो 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने किया था। और एक और कथा है कि श्री कृष्ण के जो 12वें पुत्र थे वो लकवाग्रस्त थे। 12 वर्षों से 12वें पुत्र नहीं, पुत्र जो थे वो 12 वर्षों से लकवाग्रस्त थे, जिनको सूर्य भगवान ने ठीक किया था। तो अन्य कथा के अनुसार उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये जो आप चक्र देख रहे हो ना, इससे पहले के लोग जो हैं वो समय देखते थे कि कितना समय हुआ है, वो उनके देखने का नज़रिया था। अभी पता नहीं चलेगा हम लोगों को, लेकिन इसी से वो समय देखते थे। इसको इस तरीके से स्थापित किया गया था कि सूर्य देव जो है वो 7 घोड़ों पे 21 चक्रों पे सवार होके और जा रहे हैं, ये सोच के इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे इतनी ज़्यादा भव्य अभी भी लगती हैं 13वीं शताब्दी के बाद, इतने सारों करोड़ों वर्षों के बाद भी इतनी ज़्यादा भव्य लगती हैं कि आप देख के एकदम एक एक कलाकारी देखने का मन करेगा। लेकिन धूप जो है वो बहुत ज़्यादा कड़ा था, इसलिए हम लोगों ने फटाफट यहाँ पे देख के फिर हम लोग, और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि ये जो एरिया है ना बहुत ही ह्यूज एरिया में बनाया हुआ है ये मंदिर। तो आप अच्छे खासे आपको चलना पड़ेगा। अगर आप में एक दिन में अगर आप यात्रा करते हो पुरी की, जगन्नाथ पुरी की, और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो मैं कहूँगी एक दिन और स्टे कर लीजिए और दूसरे दिन यहाँ पे आइए, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह थक जाओगे हमारी तरह, जैसे हम लोग थक गए थे यहाँ पे। यहाँ पे घूम के चलने के बाद हम लोग बाहर निकले यहाँ से, और यहाँ का लोकल मार्केट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आपको काजू वगैरह जो है कुछ सस्ते दामों पे मिल जाएंगे, इसलिए आपको हर एक काउंटर पे काजू का आपको पैकेट मिलेगा। और हम लोग यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो हमने यहाँ पे बस एक नींबू पानी पिया और यहाँ से चले गए। और आप देख सकते हो इस तरीके के ठेले पे आपको काजू मिल जाएगा वहाँ पे। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो वहाँ जाके। और हम लोग यहाँ पे बस एक गिलास नींबू पानी पिए और यहाँ से निकल गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो एक दिन का ये ट्रैवल करने में थोड़ा हैट्रिक हो गया। अगर आप 2-3 दिन लेके जाते हो तो आप आराम से एक दिन पूरा दीजिए सूर्य मंदिर में, मैं कहूँगी, ताकि आपको समझने में, घूमने में आसानी हो और थकावट भी ना हो। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ। और अगर आपके पास कम दिन है तब तो कोई बात नहीं, एक दिन में दोनों कवर हो जाएगा, बशर्ते आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे नींबू पानी पिया और नींबू पानी पी के हम लोग यहाँ से चल गए। लोकल चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हैं, और लेकिन आपको बार्गेनिंग करानी पड़ेगी। थोड़ा सा ऊपर प्राइस है, प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन चीज़ें सस्ती हैं। अगर आप थोड़ा सा बार्गेनिंग कराते हो तो फिर वो अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। हमने भी बहुत सारी लोकल ख़रीदारी की है, वो मैं आगे वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और हम लोग यहाँ से फिर वापस चले होटल की तरफ क्योंकि दोनों कोई बहुत ही बुरी तरीके से थक चुके थे। तो यहाँ पे नींबू पानी पी के हम लोकल मार्केट घूम के फिर वापस हम लोग होटल की तरफ चल गए।
अगर आपको सन टेम्पल की हिस्ट्री जाननी है तो आप यहाँ टिकट लगा के मूवी देख सकते हैं। थिएटर है ये, ओनली सन टेम्पल हिस्ट्री बताने के लिए।